गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर से मैथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च देखेंगे। इस विषय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख पद्धतियाँ क्या क्या हैं। सामाजिक अनुसंधान में पद्धति का तात्पर्य अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें तथ्यों के संकलन, विवेचन और सामान्यीकरण के लिए कुछ क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीकों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अध्ययन को एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण किया जाता है। सामाजिक एवं मानवशास्त्रीय अनुसंधानों में अध्येता अपने विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने तथा विश्लेषण करने हेतु विधि तथा प्रविधि शब्दावली का प्रयोग करते हैं। विधि तथा प्रविधि और प्रवृत्ति, इन तीनों शब्दावलियों में अंतर करते हुए प्रसिद्ध समाज विज्ञान दार्शनिक अब्राहम कैप्लन ने अपनी पुस्तक द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी में कहा है कि पद्धति एक वृहत धारणा है जो कि विधि और प्रविधि को समाहित करते हुए एक शास्त्रीय विषय का विशेष स्वीकृत दृष्टिकोण होता है। अर्थात पद्धति का अर्थ पद्धति में प्रस्तावित अध्ययन के संगठन एवं व्यवस्था तथा उसमें तथ्यों के संकलन से लेकर अंतिम प्रक्रिया अर्थात सामान्यीकरण निकालने तक की सभी बातें सम्मिलित की जाती है। पद्धति एक विस्तृत अवधारणा है जिसे विशेष प्रविधियों तथा उनमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों अथवा टूल साधनों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना होता है। मानवशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य के दौरान अनेक पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अनेक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड, दूसरा तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड, तीसरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड, चौथा सांख्यिकी पद्धति स्टैटिकल मेथड और पांचवा आदर्श प्रारूप पद्धति आइडियल टाइप मेथड, छठा क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति फील्ड स्टडी मेथड, सातवां प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंट मेथड, आठवां विश्लेषणात्मक पद्धति एनालिटिकल मेथड इत्यादि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उपरोक्त पद्धतियों में से सबसे विशिष्ट पद्धतियों के रूप में ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड, तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड, प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंटल मेथड, विश्लेषणात्मक पद्धति एनालिटिकल मेथड इत्यादि पद्धति को के आधार पर सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति का तात्पर्य उस पद्धति से होता है जिसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वर्तमान सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया जाता है। अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विधि से अध्ययन किया, जैसे वेस्टरमार्क ने विवाह संस्था के क्रमिक विकास का ऐतिहासिक अध्ययन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में किया है। इसी प्रकार डॉक्टर घुरिये ने, डॉक्टर कपाड़िया ने, डॉक्टर आर देसाई ने तथा राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास तथा परिवर्तन के आधार पर ऐतिहासिक विधि के प्रयोग से अपने अध्ययन अथवा अपने अध्ययन के निष्कर्ष को निकाला है। इसी क्रम में रेड ब्राउन ने लिखा है कि
ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसके द्वारा वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में घटित घटनाओं के क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में देखकर उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक घटनाओं के घटित होने में सदैव एक क्रम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अतीत में घटी घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जानकर वर्तमान घटनाओं के कार्य कारण संबंध और विकास के क्रम को समझा जा सकता है। अब हम तुलनात्मक पद्धति की ओर ध्यान देंगे। तुलनात्मक पद्धति क्या है? सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें तर्क संगत ढंग से तथ्यों का एकत्रीकरण करने के उपरांत किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में गिन्सबर्ग ने तुलनात्मक पद्धति की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक पद्धति केवल तुलनाओं को प्रस्तुत करने की विधि नहीं है, अपितु तुलनाओं के द्वारा व्याख्या करने की विधि है। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण करता है तथा उसके परिणामों को खोज निकालता है, वह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। गिन्सबर्ग आगे कहते हैं कि आरंभ में तुलनात्मक पद्धति का उपयोग विकासवादी समाजशास्त्रियों द्वारा करने के कारण यह समझा जाता था कि यह पद्धति विकासवादी दृष्टिकोण से ही संबंधित है, लेकिन वास्तव में इसकी कार्यविधि विकासवाद से अत्यंत भिन्न है। प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र या सामाजिक मानवशास्त्र में तुलना का उद्देश्य भिन्न है। इसका लक्ष्य मानवीय सामाजिक विषय के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए आधार के रूप में सामाजिक जीवन के विविध रूपों में खोजना रहा है। अतः रेडक्लिफ ब्राउन ने यह भी कहा कि तुलना के द्वारा ही हम विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से अधिक सामान्य की ओर तथा अंत में इस दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार से हम सार्वभौमिक व इसके लक्षणों तक पहुंच सकते हैं। इसके उपरांत हम देखेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। यह पद्धति मानवशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। यह पद्धति दो मूल संकल्पनाओं संरचना तथा प्रकार्य के समन्वय पर आधारित है। यद्यपि प्रकार्य और संरचना को समान आंकड़ों का अध्ययन करने वाली दो अवधारणाएं कहा गया है। समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्रीय अनुसंधान में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का बहुत ही अधिक महत्व है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति में संरचना तथा प्रकार्य दोनों पर जोर दिया जाता है, अतः दोनों अवधारणाओं को समझना अति आवश्यक है। वैसे तो संरचनात्मक की अवधारणा को कई मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें प्रमुख हैं हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, गिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, नडेल आदि का नाम संरचनावादियों के रूप में लिया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे अधिक रेडक्लिफ ब्राउन का नाम अंकित है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना को एक प्रकार की बड़ी इकाइयों में परस्पर जुड़े अंशों तथा घटकों की व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए एक घर की संरचना गली, दीवारों, छतों, कमरा, गलियारों आदि की व्यवस्था के रूप में होती है। अतः जिस प्रकार से ईंटों, पत्थरों व लकड़ियों आदि के संयोजन के रूप में इसकी चर्चा कर सकते हैं,
उसी प्रकार क्रमिक ध्वनियों के संयोजन के रूप में संगीत की धुनों के ढांचे के विषय में बोल सकते हैं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी गाने की संरचना अच्छी है या बुरी। जिस प्रकार मानव शरीर की संरचना में कई अंग, हड्डियां, कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार उसी प्रकार के समाज का निर्माण संस्थाओं के द्वारा होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि समाज के ढांचे को सामाजिक संरचना कहा जा सकता है। इसी क्रम में प्रकार्यवाद की अवधारणा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज का निर्माण विविध इकाइयों से होता है, जैसे व्यक्ति, समूह, संस्थाएं इत्यादि। इनमें से प्रत्येक का समाज में एक निर्धारित स्थान है तथा निर्धारित कार्य है। ये इकाइयां एक दूसरे से पृथक होकर कार्य नहीं कर सकती। इन इकाइयों में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है। समाज को बनाने वाली प्रत्येक इकाई से यह आशा की जाती है कि वह समाज की व्यवस्था एवं संगठन को बनाए रखने हेतु अपनी स्थिति अथवा पद के अनुसार कार्य करेगा। इसे ही प्रकार्य की अवधारणा कहा जाता है। सीधे शब्दों में प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संरचना होती है और प्रत्येक संरचनाओं अथवा संस्थाओं का अपना अपना कार्य होता है। इसी कारण से इसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण सांख्यिकी पद्धति स्टैटिकल मेथड है। सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग हम सामाजिक अनुसंधान में इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक तथा यथार्थ परिणामों की दृष्टि से सांख्यिकी पद्धति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर लॉबिट के अनुसार सांख्यिकी पद्धति के अंतर्गत किसी घटना की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीकरण किया जाता है। इस पद्धति में निष्कर्ष संख्यात्मक रूप में होते हैं, अतः अन्य पद्धतियों की तुलना में इसके नियमों या निष्कर्षों के यथार्थ होने की संभावना अधिक रहती है। इस पद्धति में हम सर्वप्रथम अध्ययन की विषय वस्तु के संबंध में संख्यात्मक तथ्यों को एकत्र करते हैं, फिर उन्हें व्यवस्थित कर उनका विश्लेषण करते हैं। इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका उपयोग सभी प्रकार के घटनाओं पर नहीं किया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक पद्धति आरंभ में प्रकृति विज्ञानों में प्रचलित थी। अब इसका उपयोग सामाजिक विज्ञानों में भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस पद्धति को प्रयोगशाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में निश्चित सिद्धांतों या अवस्थाओं के अंतर्गत विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन आरंभ करने के बाद विषय वस्तु के ऊपर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता। कभी कभी तो दो समान समूहों का चयन कर उनमें से एक को नियंत्रित किया जाता है और दूसरे को अनियंत्रित छोड़कर उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के संबंध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। इसके लिए वास्तविक तथ्यों का संकलन आवश्यक होता है। वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ प्रमाण सिद्ध पद्धतियों की आवश्यकता होती है। अतः सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन के लिए कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों को आगमन पद्धति और निगमन पद्धति के आधार पर समझा जा सकता है। निगमन पद्धति, इस पद्धति में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का निरूपण किया जाता है। निगमन पद्धति द्वारा जो नियम निकाला जाता है उसे अध्ययन से संबंधित नियम माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम इस सामान्य सत्य को स्वीकार करें कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आमुख व्यक्ति मरणशील है। इस प्रकार निगमन पद्धति में हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की ओर
जाते हैं। दूसरा, आगमन विधि। आगमन पद्धति में विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें हम बहुत ही विशिष्ट घटनाओं या वास्तविक तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जैसे विभिन्न व्यक्तियों को मरते देखकर हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। यह पद्धति निगमन पद्धति के विपरीत होता है। धन्यवाद।